हेलो बच्चों, मैं नवीन तंवर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आप यूपीएससी परीक्षा के पूरे पैटर्न को तो बड़े अच्छे से जानते हैं। आपको पता है बच्चों, सबसे पहले होती है हमारी प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। जो प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाता है फिर मुख्य परीक्षा आती है जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और बाकी सबके मार्क्स ऐड होते हैं। जो मुख्य परीक्षा को पास कर जाता है फिर वो अंतिम स्टेज जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट या आम बोलचाल में इंटरव्यू बोलते हैं, फिर वहां प्रवेश करते हैं। लेकिन इस पूरे एग्जाम में जो आपकी अंतिम सफलता को जो तय करता है वो है बच्चों आपकी मुख्य परीक्षा। क्योंकि मुख्य परीक्षा आपको लिख कर पास करनी है। प्रीलिम्स में तो क्या होता है, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 विकल्प, जो सा सही है आपको उसको सर्कल करना होता है ओएमआर शीट पे। लेकिन यहां सब कुछ लिखना है, तो लिखने में आपको पता है लिखना अपने आप में एक बड़ी कला है, तो आपको आंसर राइटिंग और उसकी समझ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आंसर राइटिंग पे बढ़िया काम कर लेगा तो उसका जो नंबर है मुख्य परीक्षा में, उसको एक कहते नहीं एक मेजर गैप क्रिएट कर देता है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग की, कि किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग, अगर आपने उस पर एक अच्छे से काम कर लिया, कुछ बेसिक बातें समझ ली और कुछ ऐसे वैल्यू एडेड टिप्स अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली औरों से बेहतर कर जाओगे। तो हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस पैटर्न मुख्य परीक्षा में मार्क्स के वेटेज की। बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि निबंध, आपके 2 निबंध आते हैं। सेक्शन ए से एक निबंध लिखना होता है, सेक्शन बी से भी एक लिखना होता है और 250 नंबर का आपका निबंध का पेपर होता है। फिर आपका जीएस पेपर 1 जिसके अंदर फिर अगेन ये आपको 250 नंबर का पेपर होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी आता है। जीएस पेपर 2 अगेन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर वाला जो पेपर है वो 250 नंबर का है। जीएस पेपर 3 250 का है। एथिक्स वाला पेपर 250 नंबर का है। फिर आपका एक कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर होंगे 250-250 नंबर के। तो इस लिहाज से ये आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी जो 2 पेपर है वो क्वालिफाइंग है, उनके मार्क्स ऐड नहीं होते लेकिन उनको पास करना जरूरी है। तो अगर मैं पूरा वेटेज की बात करूं कि किसी भी एस्पायरेंट को ये जरूर पता होना चाहिए उसके सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। अगर आप यूपीएससी के लास्ट 13-14 साल के मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज देखो, किस विषय से कितने क्वेश्चन और उसके कितने मार्क्स का उसका वेटेज है, तो जीएस पेपर 1 में ऑन एन एवरेज पिछले जो 13-14 साल का एक एनालिसिस है बच्चों। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पूरा सेगमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जिसमें शामिल है, ये 250 में से 60 से 75 नंबर का आता है। सोसाइटी 75 नंबर का आता है और ज्योग्राफी 100 से लेके 115 नंबर तक का ज्योग्राफी है। तो पेपर 1 का वेटेज है ये। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन 130 नंबर का आता है 250 में से। सोशल जस्टिस 70 नंबर का आता है और इंटरनेशनल रिलेशंस ये आपका 50 नंबर का आता है। जीएस पेपर 3 की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी 100 नंबर की आती है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 40 से 50 नंबर की। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट 10 से 20 नंबर का और कई बार 25 नंबर तक का भी आया हुआ है। सिक्योरिटी, सुरक्षा वाला टॉपिक जो है उसमें, जिसे आप आंतरिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं, 50 नंबर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 30 से 40 नंबर। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है, ऐसा एक वेरिएशन देखने को मिला, लेकिन इन जनरल ऐसा ही है। फिर जीएस पेपर 4 आता है आपका एथिक्स, जिसमें आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है, वो 130 नंबर का है। और फिर 6 केस स्टडी आती है, 20 नंबर की एक केस स्टडी होती है, तो 120 नंबर का आपका जीएस पेपर 4 है। तो इस हिसाब से आपके पूरे जीएस के जो चारों पेपर है उनके मार्क्स के और उसका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सबसे बड़ा बच्चों एक हमारा एनुअल फेस्टिवल होता है, प्रतिज्ञा दिवस। तो इस बार हम 5 जून के दिन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवनिंग 7 PM हमारा यूपीएससी वाला चैनल है, उस पर ये सेलिब्रेट होगा। बहुत तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे सरप्राइजेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। इस इवेंट पे आप अवश्य जुड़े, आपको कुछ ना कुछ आपके लिए 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए यहाँ मिलने वाला है।
बस इस चीज को ध्यान रखना। और जो मुख्य परीक्षा 2026 है उसके लिए हम सृजन मेंस प्रोग्राम प्लस 2026 लेके आ रहे हैं बच्चों। मुख्य परीक्षा में आने वाले दिनों में आपकी तैयारी को बिल्कुल सटीक, धारदार और इम्प्रेसिव बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 4 जून से। आप जो 2026 वाली मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं वो इसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एक पिन्ड मैसेज है, आप उससे आपको जो भी क्वेरीज है उनका समाधान मिल जाएगा। टीम आपको कांटेक्ट भी कर लेगी। तो आप दिए गए जो डिटेल्स हैं उन पे एक बार अवश्य जा सकते हैं। मैं वापस से आता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। मैंने आपको बताया कुल मिला के आपने देखा बच्चा ऑप्शनल 500 नंबर का, 250 नंबर के 2 पेपर, जीएस के 4 पेपर 250 नंबर के 1000, तो 4 पेपर जीएस और ऑप्शनल 1500 नंबर और 250 नंबर का एसए, 1750 नंबर की मुख्य परीक्षा है। और मुख्य परीक्षा पूरी की पूरी लिखनी है बच्चों, याद रखना, लिख कर पास करनी है हमें वो, ठीक है। तो और तकरीबन अगर मैं जीएस के पेपर की बात करूं तो जीएस के पेपर में अगर हम बात करें वेटेज देखें तो जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, अभी का जो पैटर्न है, बीच बीच में ऐसा भी रहा है 25 क्वेश्चन भी आए हैं जीएस के अंदर, लेकिन इन दिनों 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के 150 शब्द के और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के 250 शब्द के। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो ये 10 क्वेश्चन है तो ये तो हो गए 1500 शब्द बच्चों, 1500 वर्ड्स हो गए। और ये 250 शब्द के अगेन फिर 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे 250 शब्द के, ये कितना हो गया 2500 शब्द। कुल मिला के आपको 4000 शब्द लिखने हैं 3 घंटे के अंदर। और आप देख लेना कि अभी जब आप तैयारी कर रहे हो अपना पहला आंसर आप कितनी देर में लिखते हो, इस बात को अवश्य याद रखना। शुरुआत का जब आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हो, कुछ बच्चों को तो पहला आंसर लिखने में आधा पौना घंटा और कुछ को 1 घंटा भी लग जाता है। तो यहां आपको मात्र 180 मिनट में 4000 शब्द लिखने हैं। अगर मैं वेटेज निकालूं कि आपको कितने मिनट में कितने शब्द लिखने हैं बच्चों, तो आपको 1 मिनट में तकरीबन 22 शब्द लिखने हैं और लगभग 7 मिनट के अंदर आपको 150 शब्द का आंसर लिखना है और लगभग 10 मिनट के अंदर आपको 250 शब्द का आंसर लिखना है। और जब आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हो तो ये 150 शब्द का आंसर लिखने में आपको तकरीबन 35-40 मिनट लग जाते हैं। तो आप ये देख लेना कितनी लंबी यात्रा है और कितना आपको एक्सपर्टाइज यहां चाहिए। पहली बात तो 7 मिनट में लिखना है और 7 मिनट के अंदर ऐसा लिखना है कि जो आपका सिलेक्शन दिला दे। तो वो आंसर राइटिंग को किसी भी स्टूडेंट को अपनी तैयारी के किसी भी फेज में इजी नहीं लेना, बस इस बात को मैं आपको कहना चाहूंगा। तो ये बात हुई बच्चों। अब आंसर राइटिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आंसर राइटिंग के अंदर देखो बेसिक चीजें क्या होती है, एक आंसर की शुरुआत कैसे करें, तो वो शुरुआत आपने कितनी उम्दा की है, उसमें आपने परिभाषा का इस्तेमाल किया, किसी डेटा का, किसी रिपोर्ट का, किसी इंडेक्स का, करंट अफेयर का, किसका इस्तेमाल किया, आपने उसकी शुरुआत कैसे की, ये होता है उसका इंट्रोडक्शन। फिर होता है मेन बॉडी, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया क्या आपने उस प्रश्न की मांग को पूरा किया, जितनी चीजें पूछी गई क्या सबके बारे में आपने उसमें लिखा। और फिर उस प्रश्न का करना होता है समापन। तो समापन यानी कि जब आपकी अंतिम 3-4 लाइन होती है, तो बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं ना, आंसर के फ्लो में इंट्रोडक्शन लिखा, फिर जो मेन बॉडी लिखी और बाद में लिखना शुरू कर देते। इस प्रकार अतः हम ये कह सकते हैं, निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है। और बच्चे क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन में लिखा और जो मेन बॉडी में लिखा उसकी समरी लिख देते हैं लाके कंक्लूजन में। ऐसे कंक्लूजन इफेक्टिव होते ही नहीं। अगर आपको अपनी आंसर को उम्दा बनाना है और बाकी बच्चों से आपको हर क्वेश्चन के अंदर आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल दमदार होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और आपका कंक्लूजन तो ऐसा हो कि सामने वाला जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा हो तो दांतों तले उंगली दबा ले, लगे कि यार ये बच्चे का लेवल देखो, ये किस तरीके से चीजों को सम अप करना जानता है। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद होता है उस आपका आंसर का फ्लो कैसा है। आपने एट रैंडम कुछ भी तो नहीं लिखना शुरू कर दिया, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसी फ्लो में आप चले या नहीं चले। और सबसे बड़ी बात है रिप्रेजेंटेशन। जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आपके क्या जो बेसिक बातें होती है आपके आंसर को लिखने की, उसका रिप्रेजेंटेशन है ना।
कहाँ पैराग्राफ लिखना है, कहाँ पॉइंट लिखना है, जब पॉइंट लिखने हैं तो किस तरीके से लिखना है, हेडिंग डालनी है तो कैसे डालनी है, सब हेडिंग कैसे डालनी है, अंडरलाइन कैसे करना है, कहाँ डायग्राम, कहाँ माइक्रो डायग्राम, कितने बड़ा साइज का आप बना सकते हो 150 शब्द के अंदर कोई डायग्राम, माइक्रो डायग्राम कितने बनाने चाहिए, वो सारा आता है आपका रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो ये 5 चीजें आपकी आंसर राइटिंग में आपको एक उम्दा आंसर राइटिंग की ओर लेके चली जाती है। तो इन सब पे आपने कितना अच्छा काम किया उस पर डिपेंड करता है। फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न को समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों, पूरे एग्जैक्टली उस प्रश्न की डिमांड क्या है उसको नहीं समझ पाते। तो हमारा विशेष फोकस होना चाहिए जब भी हम आंसर राइटिंग करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्या हम उस प्रश्न को समझ पा रहे हैं, वो क्या पूछना चाहता है, एग्जैक्टली क्या उसकी डिमांड है। क्योंकि कई बार कुछ टेक्निकल शब्द के साथ वो क्वेश्चन को पूछता है, और अगर आपको टेक्निकल शब्द ही समझ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन भी आपसे रॉन्ग अटेम्प्ट हो सकता है। तो प्रश्न को अच्छे से समझना जरूरी है। उसके बाद देखो, आपने अपने आंसर को औरों से बेहतर बनाने के लिए क्या किया, इसको मैं कहता हूं वैल्यू एडिड कंटेंट आपके पास था या नहीं। जैसा मतलब एक ऑर्डिनरी आंसर तो नहीं है, आपकी तैयारी आपके आंसर से दिख जाएगा एग्जामिनर को कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं अपने आप को तैयार करने में। तो आपको स्पेशल बनाता है बच्चों वैल्यू एडिड कंटेंट। आपने हर टॉपिक, हर मुद्दे पे कितना फैक्ट है आपके पास, क्या डेटा है, क्या रिपोर्ट्स है, वो आपने रेगुलर पढ़ी है या नहीं, उनके आपके पास नोट्स है या नहीं, क्या आपको पता है कि वो मुझे कब किस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखना है, मुझे कहाँ कीवर्ड्स डालने हैं, मुझे किन रिपोर्ट्स को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, अगर इंट्रोडक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मेन बॉडी में मैं उसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, क्या कंक्लूजन में कोई डेटा फैक्ट मेरा इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। ये चीजें वैल्यू एडिड कंटेंट है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अंदर मैं ये कहूंगा जिसमें आपको काम करना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा महिला वाला मुद्दा है, इस पे आपके पास बहुत अच्छे डेटा फैक्ट्स वगैरह होने चाहिए। कोई रिपोर्ट आई है महिलाओं की स्थिति को लेके, उसके बाद बच्चों को लेके, वरिष्ठ नागरिक हो गए, दिव्यांग जन हो गए, पॉपुलेशन जनसंख्या और जननांकीय लाभांश पर आपके पास क्या डेटा है, क्या थ्योरी है, क्या विशेष आपके पास आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, प्रवास का टॉपिक हो गया, गरीबी वाला टॉपिक हो गया, स्वास्थ्य के मुद्दे पे शहरीकरण का मुद्दा हो गया, गवर्नेंस हो गया, चुनाव और राजनीति पर, उसके बाद न्यायपालिका के जो स्ट्रक्चर है या न्यायपालिका की कुछ विशेष जजमेंट है उन पे लेके आपके पास क्या आंकड़ा, डेटा, रिपोर्ट है, स्थानीय शासन पर आपके पास क्या तथ्य है, डेटा है, रिपोर्ट है, कौशल विकास, पोल्यूशन हो गया, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल पोल्यूशन हो, जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा हो गया, सिविल सोसाइटी, शिक्षा हो गया, जल संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, एनजीओ, जुडिशरी, ऑल दो पहले भी लिखा गया, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया, आपदा, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, यहाँ पे आपदा प्रबंधन जैसा जो ये मुद्दे हो गए। क्या आपने इन सारे विषयों पर विशेष रूप से काम किया है? क्योंकि आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे ना बच्चों, हर साल आपको इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ मिलते ही है मुख्य परीक्षा के प्रश्न। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम इन विषयों पर विशेष रूप से काम करें। पिछले 1-1.5 साल में कोई रिपोर्ट, डेटा, फैक्ट या क्लासरूम के अंदर आपके टीचर ने आपको इन्हीं मुद्दों पे कुछ कराया होगा, कुछ टॉपिक पे उन्होंने बता दिया होगा कि आपको बच्चों ये टॉपिक आए तो इस पे ऐसे इंट्रोडक्शन लिख देना, ज्योग्राफी के इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऐसे इंट्रो जाएंगे, ऐसा कंक्लूजन जाएगा, ये ऐसा फ्लो होना चाहिए। वो सब आपको पहले से ही अगर आप कर लोगे तो मजा आ जाएगा। फिर रोजगार हो गया, भूमि सुधार हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समावेशी वृद्धि हो गई, सब्सिडी वाला मुद्दा हो गया, उद्योग और आपके अवसंरचना हो गया, अन्य मुद्दे हो गए, ऊर्जा हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर। ऐसे मुद्दों पे आपके पास क्या विशेष आपके पास कंटेंट है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं उसको दिखाने के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाता हूं। जैसे बाढ़ वाला मुद्दा आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप फ्लड वाला मुद्दा आ गया, तो फ्लड पे आपको इंडिया में अगर फ्लड पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखते हो मुख्य परीक्षा में कभी ना कभी मिल जाएगा। तो वल्नरेबिलिटी क्या है, तो आपके पास डेटा है इंडिया का 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित प्रवण क्षेत्रों में है।
भारत का 12% क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार बाढ़ प्रवण राज्यों में लीडिंग कैटेगरी में है। तो ऐसे आपके पास रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए। प्रयास के लिए आपको पता हो कि अगर बाढ़ जैसा मुद्दा है तो उसके प्रयास में मेरे ये 3-4 पॉइंट लिखने जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए है, उसकी गाइडलाइन क्या है। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में कैसे वो हेल्प कर सकता है आपको। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो इस तरह की चीजें क्या आपके पास रेडीमेड रूप में है। सपोज करो साइक्लोन अगर आ गया तो कुछ बेसिक फैक्ट्स है क्या हमारे पास कि भारत की भूमि का 8% क्षेत्र और समुद्री तट का 76% हिस्सा चक्रवात के प्रति प्रवण हो गया। देश के 41 जिले चक्रवातों के लिए बहुत ज्यादा प्रवण है। दुनिया के 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन से इंडियन कोस्ट जो है इफेक्टेड है। कुछ प्रयास है आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। भारत मौसम विभाग का जो चक्रवातों को लेकर कलर कोडिंग है वो क्या है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना क्या है, क्या आपको पता है इस बारे में। इंटीग्रेटेड कोस्टल एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, कैसे काम करते हैं। कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या रणनीति अपनाई। तो आपने इस तरह की चीजों पे काम किया है या नहीं। मतलब ये पहले से ही या तो आपने किया हो या आपके टीचर ने कराया हो या कहीं से आपको ये सारा कंटेंट रेडीमेड मिल जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है उसको 4 चांद लग जाएंगे बच्चा, है ना। फिर ऐसे ही लैंडस्लाइड के ऊपर, है ना, हमारे पास कुछ फैक्ट हो गए, हमें पता हो गया कि एटलीस्ट जब प्रयास आएंगे तो यूपीएससी प्रयास भी पूछेगा भारत का कितना क्षेत्र प्रभावित है। उससे इंटेंसिटी पता चलेगी कि उस डिजास्टर से देश कितना प्रभावित हो है या उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके वैल्यू एडिड कंटेंट में है। ऐसे ही महिलाओं के बारे में आंकड़े ले लो, महिला के एम्पावरमेंट पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, कितने प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, इनिशिएटिव कौन कौन सी है महिलाओं के लिए, हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से एक्ट्स है। ये सब कुछ आपको, ये क्या होता है ना, आपके फाउंडेशन कोर्स में नहीं होता बच्चों। ये मतलब ये फाउंडेशन कोर्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स में तो आपको बेसिक्स तैयार कराया जा रहा है पूरा, और इतना इन डेप्थ और उतना गहन तरीके से विश्लेषण, ये जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटते हो ये सारी चीजें आपको तभी देखने को मिलती है। तो इस तरह का वैल्यू एडिड कंटेंट हो आपके पास। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा ही बच्चों को बोलता हूं मेरी क्लासेस में भी, जिस बच्चे को बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखना आता है अपने आंसर का, और जो बेहतरीन तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड करना जानता है, वो आराम से आधे से 1 नंबर हर क्वेश्चन में, है ना, प्रत्येक प्रश्न पे उठा लेगा। सिर्फ अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काम कर लिया, और अगर आप 1 नंबर एक्स्ट्रा ले लेते हो अपने हर क्वेश्चन पे और सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत से, तो आपके जीएस में 80 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो मैं ये कहूंगा 40 से आप 80 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और एक एक नंबर पे जब जहां फाइनल मेरिट में एक एक नंबर आपका कैडर आपकी लाइफ को डिसाइड करता है, वहां अगर आप पहले से ही एक तगड़ा मार्जिन लेके चल रहे हो और इंटरव्यू में भी अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपकी मुख्य परीक्षा में की गई आपकी विशेष मेहनत आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करेगी। तो मुख्य परीक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना। तो मैं यही कहता हूं कि मुख्य परीक्षा जो है ना, कुछ भी करना, दिन रात एक करना, आंसर राइटिंग पे जबरदस्त काम करना है बच्चों आपको। ओके। और उसके लिए आपको अगर हमारी कोई भी ज़रूरत है तो हम तो है ही है। मैंने पहले ही बोला, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक मैसेज को पिन किया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लो। आपको कोई भी ज़रूरत है मुख्य परीक्षा में हमारी इन सारे डायमेंशंस पे काम करने के लिए, अगर आपको पीडब्ल्यू की हेल्प चाहिए, पूरी टीम आपके लिए है। तो बस मैं यही कहूँगा, बढ़िया से मेहनत करना बच्चों, 2026 तगड़े से देना। बेस्ट ऑफ लक।